नमस्कार, भारत एट 7 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़ी प्रमुख खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। नीट पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड होगा रद्द। फिर से 23 जून को देनी होगी परीक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, छात्रों के साथ पूरा न्याय करेगी सरकार। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना नदी बोर्ड को 14 जून को सभी पक्षों के साथ बैठक बुलाने और मामले पर जल्द निर्णय लेने का दिया निर्देश। पेमा खांडू ने तीसरी बार ली अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य हुए समारोह में शामिल। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और झारखंड समेत बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू की तपिश। अगले 4 से 5 दिन तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं। नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें नीट यूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा का जिम्मा दिया गया। समिति ने 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला किया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी, हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। 8 जुलाई को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी। इस मामले में एनटीए ने कहा है कि वो जल्द ही एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा और इन 1563 उम्मीदवारों से ईमेल के माध्यम से संपर्क करेगा ताकि उन्हें आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी और 1563 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में परीक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर सभी उपाय किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका सामने आई थी, वो आज समाप्त हो रही है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी और सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा।
और इस पूरे मामले पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता राजेश राज। राजेश, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ बातें बहुत साफ की हैं इस पूरे मामले पे, जिसमें उन्होंने पहला तो ये कहा कि एनटीए की विश्वसनीयता को लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कुछ याचिकाएं पीआईएल सब एक साथ रखी गई हैं जिनमें सुनवाई होना है 8 जुलाई को, और सुधारों और उस पर भी जो विचार करने की बात की जा रही है उस पर भी एक कमेटी गठित की गई है। तीसरी बात, 1563 बच्चे 23 जून को माफ करिएगा, उनके पास एक विकल्प है कि वो दोबारा इसमें बैठ सके। लेकिन इस पूरे मामले पे अब जब इतनी साफगोई से कुछ बातें आ गई हैं सामने, ये मामला लगभग सुलझता दिखाई दे रहा है, फिर जो इस पे राजनीति हो रही है उसके क्या कारण दिखते हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऋतु, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके सरकार पर यह आरोप लगाया है कि इसमें धांधली या भ्रष्टाचार की जो है वो बू आ रही है। उस पर अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब से कुछ ही देर पहले उनके ट्वीट को कॉपी करते हुए उन्होंने पलटवार किया है और उस पर साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जिस तरीके से सियासत या जिस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ऐसे में छात्रों और अभिभावकों दोनों की मनोदशा पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। और इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने एक तरफ जहां चिंता जताई है, वहीं उन्होंने विपक्ष को चेताया भी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि खड़गे साहब को या फिर विपक्ष को ये समझना भी पड़ेगा कि अगर किसी भी तरह की भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की गड़बड़ी की अगर खबर आती है तो ये समझ लें कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात पेपर लीक की, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर ये इनकार किया इस बात से, कहा कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है। किसी भी तरह के पेपर लीक की जानकारी जो है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है किसी के पास। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस आए हैं उनका पूरी तौर पर पालन किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में छात्रों के हितों की पूरी हिमायत करेगी भारत सरकार। और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने सुबह आज शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये पक्ष रखा। और फिर 2 बजे के आसपास उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन आ गए उसके बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला और कहा कि किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम छात्रों के हितों की हिमायत करेंगे। जी राजेश, बहुत संक्षेप में शिक्षा मंत्री ने किस तरह से इस बात को भी लिया है कि जहां एक तरफ विपक्ष इस पर राजनीति करने की बात कर रहा है, जिस पर कि उन्होंने एक तरह से शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया है, लेकिन दूसरी तरफ एनटीए के इस पूरे नीट के इस मामले ने कई बड़े सवाल जरूर उठाए हैं। उस पर भी आने वाले समय में शिक्षा मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उसके भी समाधान ढूंढे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना नदी बोर्ड को 14 जून को सभी पक्षों के साथ बैठक बुलाने और मामले पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है। दिल्ली में पानी की किल्लत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पानी संकट के मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पिछले बयान से पलटते हुए कहा कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है, ऐसे में वो दिल्ली को पानी नहीं दे सकता। कोर्ट ने हिमाचल की मांग को स्वीकार किया। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को जल आपूर्ति के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड UYRB का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के पास इसको लेकर फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने पहले ही दिल्ली सरकार से कहा है कि वो मानवीय आधार पर 152 क्यूसेक अतिरिक्त पानी रिलीज करने के लिए बोर्ड से आग्रह कर सकती है। अगर अभी तक आवेदन नहीं किया गया है तो दिल्ली सरकार कल तक आवेदन दायर कर दे। बोर्ड आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय ले। आवश्यक हो तो दिन प्रतिदिन बोर्ड बैठकें बुला सकता है। वहीं दिल्ली में जारी पानी की किल्लत को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासत अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है।
जबकि बीजेपी का कहना है कि हरियाणा तो पर्याप्त मात्रा में पानी मुहैया करा रहा है, लेकिन यहाँ केजरीवाल सरकार के संरक्षण में पल रहे वाटर टैंकर माफिया पानी चुरा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को पानी के घनघोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर आज टैंकर माफिया चरम पर है। दिल्ली के अंदर आज टैंकर से पानी खुलेआम मिल रहा है। सवाल यह ये उठता है, टैंकर से पानी मिल सकता है लेकिन नल से पानी पाइपलाइन से पानी नहीं मिल रहा है। क्यों? उसका कारण सिर्फ आपकी सरकार है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने चाणक्यपुरी का एक वीडियो साझा करते हुए दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर हाहाकार की तस्वीर दिखाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली में भीषण जल संकट है। आम आदमी पार्टी के शासनकाल में ये और भी बदतर हो गया है। अगर अरविंद केजरीवाल ने पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया होता तो फर्जी विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए होते तो दिल्ली की स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। अब देखना यह है कि पानी पर हाहाकार और सियासत के बीच भीषण गर्मी से बेहाल दिल्ली की समस्याओं का अंत कब होगा और उसे कब जल संकट से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरों में आगे, आईआईटी मंडी और आईआईटी जम्मू के शोधकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र के भूजल में खतरनाक रसायनों का पता लगाया है। अध्ययन में पता लगाया गया है कि इस इलाके के भूजल में ऐसे प्रदूषित रसायन हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। इलाके से लिए गए पानी के नमूनों की जांच में यूरेनियम, जस्ता, सीसा, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम जैसे रसायन पाए गए। शोधकर्ताओं ने धातुओं के कारण होने वाले प्रदूषण और सेहत को होने वाले खतरों को दिखाने के लिए भौगोलिक मानचित्र तैयार किया है। इनकी मदद से आसपास रहने वाले लोग ये समझ सकते हैं कि उनके इलाके में पानी कितना दूषित है और प्रदूषण कहां से फैल रहा है। भविष्य में इन मानचित्रों का इस्तेमाल नीतियां बनाने और पानी को साफ करने के प्रयासों की दिशा देने में किया जा सकता है। विकसित देशों में 80% से ज्यादा बीमारियां दूषित पानी से होती हैं और हर साल लगभग 15 लाख लोगों की मौत खराब पानी की गुणवत्ता और साफ सफाई की कमी के कारण होती है। इस लिहाज से इस अध्ययन को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे ताजा अध्ययन में हमने हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में भूजल का अध्ययन किया, जिसमें वयस्कों और बच्चों में हाई कार्सिनोजेनिक और नॉन कार्सिनोजेनिक हेल्थ रिस्क की बातें सामने आई हैं। पिछले कुछ दशकों में समूचे उत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों में भूजल के प्रदूषित होने की समस्या सामने आई है, जिसकी वजह से कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा है। बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में भूजल की स्थिति चिंताजनक है। हम इसके शोधन के लिए प्रकृति आधारित समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो आईआईटी मंडी और जम्मू के शोधकर्ताओं ने एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए।
ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पेमा खांडू ने तीसरी बार राज्य की कमान संभाली है। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी ईटानगर में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा मौजूद रहे। That I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Minister for the state of Arunachal Pradesh, and that I will do right to all manner. वहीं चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Deputy Chief Minister for the state of Arunachal Pradesh, and that I will. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम को स्थिति की जानकारी दी और वहां चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में भी विस्तार से बताया। पीएम ने अरुणाचल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करके जम्मू कश्मीर की स्थिति पर जानकारी ली है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की। एलजी ने पीएम मोदी को पूरी स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। और आइए रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है। सीएम मोहन यादव ने भोपाल से जबलपुर जाने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा की शुरुआत की। फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी और वहां से सिंगरौली लैंड होगी। हवाई सेवा के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान किए। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत मध्य प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 6 सीटर 2 एयरक्राफ्ट इन शहरों के बीच उड़ान भरेंगे। टिकट बुकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी। इसके लिए एक वेबसाइट भी डेवलप की गई है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा बुकिंग करवाने पर अभी 1 महीने तक 50% की छूट मिलेगी। फिलहाल इंदौर से उज्जैन तक का किराया 3000 के करीब है, जो छूट के बाद 1500 रुपए का होगा, यानी हवाई किराया वंदे भारत ट्रेन के किराए से भी कम है। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। और भारत एट 7 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी
MDH। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और भारत एट 7 में अब बात ओडिशा की। आज से श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार फिर से आम जनता के लिए खुल गए हैं। आज सुबह ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, पुरी के सांसद संबित पात्रा, बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी समेत अपने तमाम मंत्रियों के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे। बुधवार को शपथ के बाद ओडिशा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मंदिर के चारों गेटों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला लिया गया था। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए 500 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की भी घोषणा की गई है। दरअसल कोविड काल के बाद से ही पुरी के मंदिर में भक्तों को केवल मुख्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति थी। कैबिनेट मीटिंग के प्रस्ताव में जैसे महाप्रभु जगन्नाथ की जो 4 द्वार है वो बंद था, इसलिए 4 द्वार को खोलने के लिए वो प्रस्ताव हमने रखे थे। प्रस्ताव भी पारित हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ की सुरक्षा, रक्षणाबेक्षण और उनके जो डेवलपमेंट का जो काम भी और जो तत्कालीन परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने एक कॉर्पस फंड वो कैबिनेट में प्रस्ताव 2 नंबर पर हमने प्रस्ताव रखे, निष्पत्ति भी लिए। अगला जो बजट आएगा उसमें से हम कॉर्पस फंड 500 करोड़ का बजट में रखते हुए उसका मैनेजमेंट के लिए निश्चित रूप से जल्द हम व्यवस्था करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और राज्य मंत्री नारा लोकेश ने तिरुमल में तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। और अब खबरें योग दिवस की तैयारियों से जुड़ी हुई। योग दिवस से पहले देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत उत्तराखंड के बागेश्वर में रन फॉर योग आयोजित किया गया। रन फॉर योगा में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बागेश्वर के प्रभारी CMO ने कहा कि शरीर और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करना चाहिए। योग से शरीर और विचार हमेशा सकारात्मक रहते हैं। 21 जून को विश्व योग दिवस है और भारत सहित विश्व के कई देशों में ये बहुत भव्य रूप से मनाया जाता रहा है। और यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो योग को आगे लाना ही होगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं आज रन फॉर योगा प्रोग्राम रखा है ताकि अवेयरनेस आए, लोगों में जागरूकता आए। वहीं प्रतिभागियों ने कहा कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन योग जरूरी है। योग दिवस पे जो नुमाइश से तहसील तक की रेस हुई थी, इसमें मैंने और मेरे अन्य साथियों ने इस रेस में हिस्सा लिया था। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि इसमें आपसे बढ़ से बढ़कर हिस्सा लें और शरीर को स्वस्थ रखें और निरोगी रहें। इस दौड़ का यही संदेश देना चाहते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा करें, क्योंकि आजकल लोगों का खान पान और हर चीज़ का जो तरीका है सब बदल गया है, जिस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और भारत एट 7 में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं। राज्यों की अन्य खबरों पर फटाफट डाल लेते हैं एक नजर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय दौरे पर आज राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति 154 बटालियन बीएसएफ जैसलमेर में एक समारोह में भाग लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में द्रास थंडर मोटरसाइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। 20 जून को द्रास पहुंचने वाला है बाइकर्स का ये ग्रुप। करगिल युद्ध को 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रैली का आयोजन। महाराष्ट्र में नागपुर के धमाना में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग लापता हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर इलाके के बेहटा हाजीपुर गांव में स्थित एक घर में भीषण आग लगी। घटना में 5 लोगों की मौत, एक महिला और एक बच्चा घायल हुए। ओडिशा पोस्टल भर्ती फ्रॉड में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने ओडिशा में 67 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। मामले में 63 अभ्यर्थियों और डाक विभाग के अज्ञात अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। मैं जनरल डायर के डिसीजन को फुली सपोर्ट करता हूँ। कोई बच्चों का खेल उधम सिंह, तो कोई भी भारत से लंदन आएगा और माइकल ओडवायर को मारकर चला जाएगा। मिस्टर ओडवायर, मैं अपने देश से तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, जलियांवाला बाग के लोगों की तरफ से। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। स्वराज में देखिए सरदार उधम सिंह की महान गाथा।